कानों में विक्रम की कई बातें गूंज रही हैं। राजीव उसे फोन कर रहा है पर वो फोन नहीं उठा रही। राजीव सोनिया के साथ चांदनी अपने घर आ जाती है। उसके कानों में विक्रम की कई बातें गूंज रही हैं। राजीव उसे फोन कर रहा है पर वो फोन नहीं उठा रही। राजीव सोनिया के साथ गाड़ी में बैठा है। पता नहीं फोन क्यों नहीं उठा रही है। इस लड़की को समझना भी बहुत मुश्किल काम है, राजीव मन में कहता है। पैम अपने रूम में आती है और सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेती है। पैम रूम में कुछ ढूंढ रही है। सारा रूम देख लिया पर जो वो ढूंढ रही है उसे वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। अचानक उसे कुछ याद आता है। वो जल्दी से अलमारी खोलती है और एक पुरानी एल्बम निकालती है। वो जल्दी जल्दी सारी एल्बम देखती है। उसे उसकी और देव की शादी की 27 साल पुरानी फोटो दिखाई देती है। एल्बम में लगे उस फोटो के पीछे से पैम कुछ निकालती है। उसके हाथ में 2 लेटर हैं। पैम उसे देखकर मुस्कुराती है और उसमें से एक लेटर को पढ़ने लगती है। मैं जानता हूँ राधा कि तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। तुमसे हजारों वादे किए हैं मैंने और अब तक एक भी वादा निभा नहीं पाया हूँ। तुमसे मंदिर में सबसे छिपकर शादी की और उसके अगले ही दिन मुंबई चला आया। तुम जानती हो कि बाबूजी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, इसलिए मुझे तुम्हें छोड़कर यहाँ आना पड़ा। मेरी बहन शोभा ने बाबूजी की मर्जी के खिलाफ ऑफिस के एम्प्लॉय कुलभूषण से शादी कर ली है। उसी का सदमा लगा है उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। आज 1 हफ्ता हो गया है, उन्हें होश नहीं आया। ऐसे में मैं किसी को नहीं बता सकता कि मैंने भी तुमसे शादी कर ली है। एक बार बाबूजी ठीक हो जाए ना, मैं उन्हें और माँ को सब कुछ बता दूंगा। फिर चाहे वो मुझे घर से ही क्यों ना निकाल दे। तुम मेरा इंतजार करना, मैं वापस जरूर आऊंगा तुम्हें अपने साथ ले जाने। मुझ पर और मेरे प्यार पर भरोसा रखना। तुम्हारा बलराज। सॉरी बलराज भाई साहब, जब मैंने आपका ये खत राधा भाभी तक पहुंचने ही नहीं दिया और ना ही उनका आप तक। पैम दूसरा लेटर भी खोलकर पढ़ने लगती है। कैसे हैं आप और माँ कैसी हैं? आपको यहाँ से गए हुए 3 महीने हो गए हैं और अब तक ना आप आए और ना आपका कोई संदेश। मैं जानती हूँ कि शायद बाबूजी की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई और इसीलिए आप अभी तक मुझे लेने नहीं आए। मुझे पता है कि मुझसे ज्यादा आपकी जरूरत इस समय आपके परिवार को आपकी है। पर बलराज, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जानती हूँ ये सही वक्त नहीं है, पर मैं ये बात ज्यादा दिनों तक लोगों से छिपा नहीं पाऊंगी। मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे लगा आपको आपके बच्चे के बारे में जानने का पूरा हक है, इसलिए इस मुश्किल वक्त में आपको ये बता रही हूँ। आप जानते हैं, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। श्याम काका को भी मैंने अब तक हमारी शादी और बच्चे के बारे में नहीं बताया है। आपके आने से पहले अगर ये बात किसी को पता चल गई तो ये समाज मुझे और हमारे बच्चे को जीने नहीं देगा। मैं सब कुछ सह लूंगी, पर हमारे बच्चे पर लोग सवाल उठाएं, ये मैं कभी सहन नहीं कर पाऊंगी। मैं जानती हूँ किसी मजबूरी की वजह से आप मेरे पास नहीं आ पा रहे हैं, पर बलराज, बस एक बार यहाँ आकर सबको हमारी शादी का सच बता दीजिए, ताकि हमारा बच्चा नाजायज ना कहलाए और सिर उठाकर जी सके। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, आपकी राधा। मैं ये जान चुकी थी भाई साहब कि आप राधा भाभी से इतना प्यार करते हैं। अगर वो आपको ना मिली तो आप कभी भी किसी और लड़की से भी शादी नहीं करेंगे, और मैं यही चाहती थी, क्योंकि मैं चाहती हूँ इन अरबों रुपयों की जायदाद की वारिस मेरी औलाद हो, मेरा बेटा रौनित हो और सिर्फ रौनित। इसलिए तो मैंने आपका खत राधा भाभी तक नहीं पहुंचने दिया। इतना ही नहीं, मैंने आपके नाम से जो खत राधा भाभी को लिखा था उसकी वजह से ही तो वो आज तक आपको नहीं मिली। पैम दोनों खत फिर से छिपा देती है। मैं जानती हूँ कि आप जिंदा हो, पर कहाँ हो ये नहीं जानती। लेकिन अब वक्त आ गया है कि आपको सच में मार दिया जाए, क्योंकि मैं विक्रम और कोको जीजा जी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। विक्रम को मुझ पर शक हो गया है और उसने अब तक कोको जीजा जी को भी सब कुछ बता दिया होगा। इसके पहले कि विक्रम और कोको जीजा जी राधा भाभी तक पहुंचे, मुझे उन तक पहुंचना होगा। अचानक कोई दरवाजे पर नॉक करता है। कौन है? दरवाजा खोलो, देव कहते हैं। पैम घबराकर, देव? पैम जल्दी से एल्बम अलमारी में रखकर लॉक कर देती है और दरवाजा खोलती है। देव अंदर आते हुए, फिर से मेरे परिवार के खिलाफ कोई साजिश रच रही हो ना दरवाजा बंद करके? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं हमेशा तुम्हारे परिवार के खिलाफ हूँ? पैम कहते हैं।
ये सवाल अपने आप से पूछो, जवाब मिल जाएगा। पैम शराब का गिलास हाथ में लेते हुए, रोज करती हूँ पर आज तक जवाब नहीं मिला। निशा कहाँ है? देव पूछते हैं। वो बच्ची नहीं है जो मैं उसके आगे पीछे घूमती रहूं, समझदार हो चुकी है, पैम कहती है। अगर समझदार होती तो शायद मुझे उसकी चिंता नहीं होती, जैसे रौनित की नहीं है। पर निशा तुम्हारी तरह होती जा रही है, इसलिए मुझे उसकी फिक्र होती है। पार्टी की रात भी उसने बहुत शराब पी रखी थी। शराब और दौलत के नशे ने उसे भी तुम्हारी तरह बना दिया है। पर मेरी बेटी को ना मैं तुम्हारी तरह नहीं बनने दूंगा, समझी तुम? देव फाइल लेकर चला जाता है। उसके जाते ही पैम शराब का ग्लास जोर से जमीन पर फेंक देती है। पता नहीं किस मनोस घड़ी में मैंने इस आदमी से शादी के लिए हाँ कहा था। राजीव ऑफिस पहुंचकर सीधे चांदनी के कैबिन में जाता है, पर चांदनी उसे कहीं नजर नहीं आती। वो परेशान हो जाता है। वो ऑफिस में हर जगह उसे ढूंढता है, पर वो कहीं नजर नहीं आती। राजीव बार बार उसे कॉल करता है, पर वो फोन नहीं उठाती। विशाल उसे कॉल करता है। हेलो राजीव, चांदनी से बात हुई? विशाल कहता है। नहीं, पूरा ऑफिस देख लिया पर चांदनी कहीं नहीं है। नहीं है? फोन नहीं उठा रही, ऑफिस में नहीं है, जरूर कुछ हुआ है, विशाल कहता है। जब मैं ऑफिस से निकला था तो वो बहुत खुश थी। इतने में सिक्की आ जाता है। मुझे तुमसे बात करनी है, सिक्की कहता है। विशाल, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, राजीव कहता है। ठीक है। क्या बात है सिक्की? राजीव, वो चांदनी चांदनी क्या हुआ उसे? सिक्की सब कुछ राजीव को बताता है। राजीव को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से सीधे विक्रम के कैबिन में जाता है। सिक्की भी उसके पीछे जाता है। ये क्या बदतमीजी है? राजीव गुस्से में विक्रम को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। यू, कहा था मैंने तुमसे चांदनी से दूर रहना, पर तुम्हें शायद मेरी बात समझ नहीं आई। अपनी घटिया हरकतों से तुम कभी बाज नहीं आओगे। आज के बाद एक बात हमेशा याद रखना, चांदनी और तुम्हारे बीच एक लोहे की मजबूत दीवार खड़ी है जिसका नाम राजीव खुराना है, जिसे पार करना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। राजीव गुस्से से चला जाता है। सिक्की पहले विक्रम को देखता है और फिर राजीव के पीछे बाहर आ जाता है। ये इस ऑफिस में चल क्या रहा है? राजीव पार्टी में विक्रम को मारता है, वो भी चांदनी के लिए। फिर विक्रम चांदनी को सबके सामने बेइज्जत करता है और अब राजीव बिना कुछ सोचे समझे विक्रम को उसके कैबिन में घुसकर मारता है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, सिक्की कहता है। राजीव अपने कैबिन जाकर गुस्से से टेबल का सारा सामान फेंक देता है। राजीव अपना फोन उठाकर ऑफिस से निकल जाता है। इधर विशाल पिंकी को फोन करता है। हाँ भाई, पिंकी कहती है। चांदनी घर आ गई? विशाल पूछता है। वो तो इस वक्त ऑफिस में होगी। नहीं है वो ऑफिस में, फोन भी नहीं उठा रही है। क्या? उसके घर जाकर देख वो पहुंची या नहीं। जी। विशाल फोन काट देता है। पिंकी भागती हुई चांदनी के घर पहुंचती है। दरवाजा अंदर से बंद है। थैंक गॉड ये घर पर ही है। पिंकी बेल बजाती है। बेल की आवाज सुनकर चांदनी आकर दरवाजा खोलती है। क्या हुआ पिंकी? पिंकी अंदर आते हुए। तू तो भली चंगी है। विशाल भाई तो ऐसे ही परेशान हो रहे थे, उनका फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैंने तेरी शादी के लिए ना ऑफिस से लीव ले ली है, चांदनी कहती है। पिंकी खुशी से। सच? हाँ। फिर भाई का फोन क्यों नहीं उठाया तूने? पिंकी पूछती है। वो मैं म्यूजिक सिस्टम ऑन करके ना संगीत की प्रैक्टिस कर रही थी। लाउड म्यूजिक ने फोन की आवाज सुनाई नहीं दी। इतने में विशाल का फोन आ जाता है। देख, भाई का फोन आया है, ये ले बात कर, पिंकी कहती है। हेलो पिंकी, चांदनी घर पर है? पिंकी नहीं, चांदनी बोल रही हूँ। चांदनी तू ना किसी दिन जान लेकर रहेगी, फोन क्यों नहीं उठाया मेरा? विशाल कहता है। सॉरी विशाल। तू ठीक है ना? हाँ बाबा, बिल्कुल ठीक हूँ, घर आकर बात करता हूँ। ठीक है। विशाल फोन रख देता है। चल चाय पीते हैं, मैं बना कर लाती हूँ। चांदनी मुस्कुराते हुए। ठीक है, मैं रूम में हूँ, तू चल, मैं चाय लेकर आती हूँ। चांदनी रूम में आ जाती है और अपने रूम का वो दरवाजा खोलती है जो ठीक राजीव की खिड़की के सामने खुलता है। उसे विक्रम की सारी बातें याद आने लगती हैं और वो दरवाजा बंद कर लेती है। विशाल राजीव को फोन करता है। राजीव? राजीव घबराते हुए। विशाल, चांदनी का कुछ पता चला? हाँ, वो घर पर है। घर पर? हाँ। तुम्हारी बात हुई उससे? राजीव पूछता है। हाँ, पागल है वो लड़की। पिंकी ने बताया कि उसने ऑफिस से लीव ले ली है और घर पर डांस की प्रैक्टिस कर रही थी, विशाल कहता है। डांस प्रैक्टिस? हाँ हाँ, संगीत की। ओह, चलो मैं फोन रखता हूँ, विशाल कहता है।
विशाल फोन काट देता है। राजीव चांदनी को फोन लगाता है। चांदनी स्क्रीन पर राजीव का नाम देख रही है, पर वो फोन काट देती है। मेरा फोन काट दिया? मैं जानता हूँ चांदनी, तुम ठीक नहीं हो।